स्टेनो एमजे डिक्टेशन रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास भाग 2 प्रतिलेखन संख्या 41, 42, 43, 44 गति 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। पैराग्राफ। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत हरा भरा है। वहाँ काफ़ी जंगल है, लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई माह में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इस वास्ते यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। पैराग्राफ। हमारी जो अर्थ नीति है वह वनों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती है। ईंटें वहाँ नहीं बनती है। सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है। उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है? आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है। असम से टिम्बर नहीं आता है, चूँकि वहाँ से आ सकता है। इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। लकड़ी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई
का सामना करना पड़ रहा है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसीलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। पैराग्राफ। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। वह हमको भाषण लिखकर दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी। अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ। हालत सब तरफ से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है, किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसीलिए आप गंभीरता से सोचें। कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो ले, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं ले। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे।
अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें। पैराग्राफ। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतीयों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल विकास किया। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णतः के शिखर पर पहुंच चुकी थी। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हो, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्ति जगत से ऐक्य का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत के वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्यौहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ न कुछ स्थान है। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम साधनों में की है। पैराग्राफ। काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर उमरों के द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेरफेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्रमाणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं उसकी पोशाक मात्र ही। भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्ष पुरानी इस अमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है।
जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सके। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा राजवाड़ों का अच्छा स्थान है। पैराग्राफ। महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज़ की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्यवसाध्य और श्रमसाध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार से भी बन सकती है। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगी जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था। आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती हैं और साथ साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ चाहे सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है। पैराग्राफ। फिल्म में बड़ी शक्ति है। यदि अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और अच्छा आदर्श दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है, जैसे किसी भी अच्छे नाटक का। पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित हो, पात्र चरित्रवान न हो और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है। दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता, पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुनी अधिक हो जाती है। किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती है उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज़ में इतनी शक्ति हो उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए। आज सिनेमा का उपयोग 3 कामों में होता है: शिक्षा, मन बहलाव और प्रचार। ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण है। सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक शिक्षाप्रद हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसा हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ तो मेरे ध्यान में
केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप एक सब्सक्राइब कर अपना प्यार दे सकते हैं। भाई आप लोग के लिए इतना रिकॉर्डिंग करता है गर्मी में फ़ैन बंद करके। दोस्तों, आप छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए। रिटेन का भी तैयारी कीजिए। आप जिस भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, SSC, बिहार ASI, स्टेनो का, स्टेट में जितने सारे स्टेनो का वैकेंसी आती है, आप जिस भी बोर्ड का स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं उसका रिटेन पे भी आप ध्यान दीजिए। टाइपिंग पे, डिक्टेशन पे और ट्रांसलेट पे। दोस्तों, चारों चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। चारों में परफेक्ट रहिए, आपका जॉब लगेगा। दोस्तों, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।